हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। आज अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश स्पेशल के जो करंट अफेयर बचे हुए थे उनको हम लोग यहीं पर कवर करेंगे। और इस वीडियो के साथ पूरे दिसंबर महीने के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर, स्पेशली मासिक करंट अफेयर उत्तर प्रदेश के थे, वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, जनवरी से दिसंबर तक का सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। इवन 2024 की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। 2024 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर, फिर उसके बाद में जो जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के करंट अफेयर है उसकी प्लेलिस्ट अपडेट कर दी जाएगी। आप जाकर प्लेलिस्ट में सारे करंट अफेयर देख सकते हैं। और ये क्लास आपके यूपी पीसीएस परीक्षा, साथ ही साथ एलटी ग्रेड, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, कहीं भी जहां भी उत्तर प्रदेश स्पेशल के करंट अफेयर पूछे जाते हैं या करंट अफेयर ही पूछा जाता है, यूपी स्पेशल का पोर्शन वहां पर ऐड है, तो उन सभी क्लास परीक्षाओं के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए पूरे महीने में, दिसंबर महीने में जो भी हमने करंट अफेयर के जो डेली क्लासेस होती है, जो भी टॉपिक पढ़ा है, जो भी पॉइंट्स पढ़े, उन्हीं पॉइंट्स में यूपी स्पेशल के जो पॉइंट्स हैं उनको निचोड़कर एक साथ कंपाइल करके आपके समझ प्रस्तुत किया जा रहा है। यहाँ पर वीडियो की जो क्लास पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सोमवार को मिल जाएगी। सोमवार को आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप पीडीएफ को प्रिंटेबल पीडीएफ रहेगा, उसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर वीडियो के एंड में आपसे कुछ सवाल भी पूछेंगे, उन सवालों का उत्तर वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उससे पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है पहली खबर। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा विकसित यक्ष ऐप के बारे में चर्चा कर ले। यहाँ पर देखा जाए उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा ये यक्ष ऐप विकसित किया गया है। ये यक्ष ऐप उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा विकसित एक उन्नत डिजिटल निगरानी प्रणाली है जो पुलिस कर्मियों की कार्यप्रणाली का रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। चर्चा करें, ये इसमें एआई आधारित फेस रिकॉग्निशन, क्राइम जीपीटी और मल्टी लैंग्वेज वॉइस मैचिंग जैसी तकनीकें सम्मिलित हैं। जो यक्ष ऐप है बेसिकली ये फेस रिकॉग्निशन तकनीकी, जिससे अपराधी जो है उसकी पहचान हो सकेगी। अपराधी जो अपना पहचान छिपा लेते हैं, क्राइम जीपीटी, वॉइस मैचिंग, सारी जो प्रक्रियाएं हैं, सारे जो टेक्नोलॉजी है, वो सब कुछ इनबिल्ड करके रखा गया इस ऐप में, ये अच्छा ऐप में। ठीक है, ये ऐप बीट सिपाही से लेकर थानेदार तक डेटा फीडिंग और जवाबदेही सुनिश्चित कर पुलिसिंग को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाता है। ठीक है, खास बात यह है कि सिपाही से लेकर थानेदार तक जो भी डाटा एंट्री करता है, सारे डाटा एंट्री को एक जगह कस्टमाइज करने का कार्य करता है, इंटीग्रेट करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये ऐप महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग व्यवस्था सुधार के लिए इस ऐप को विकसित किया गया है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। यहां पर देखा जाए अगली खबर क्या है, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य के बारे में। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। अब ये जो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य है ये कहां पर अवस्थित है, ये गोंडा में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में अवस्थित है। खास बात यह है कि ये रामसर स्थल भी है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है, रामसर स्थल भी है ये पॉइंट। और यहां पर देखा जाए उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। इसकी घोषणा केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री जो कीर्तिवर्धन सिंह है उन्हीं के द्वारा किया गया है। 1084 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ यह रामसर स्थल मध्य एशिया और तिब्बत से आगे आने वाले प्रवासी पक्षियों का प्रमुख आवास भी है। खास बात यह है कि जो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य है यहाँ पर 2 गोखुर झीलें हैं। गोखुर झीलों का मतलब क्या, ऑक्सबो लेक, जैसे नदी होती है ना, नदी प्रवाहित हो रही है, अब प्रवाहित होते होते नदियों का प्रवाह ऐसे होते होते आगे चल के नदी ऐसे मिल गई। अब ऐसे मिलने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर ये ऐसे छूट गया और नदी ऐसे प्रवाहित हो गई बगल से, तो ये जो बन गया ये क्या हो गया, ये गोखुर झील हो गया। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा। ठीक, गोखुर झील हो गया ये। तो यहाँ पर 2 ऑक्सबो लेक पाई जाती है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य में। और जैव विविधता संरक्षण जिम्मेदार इको टूरिज्म को बढ़ावा भी देगा। चलिए आगे चर्चा करते हैं। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया गया है। ठीक, सुशासन दिवस के अवसर पर, सुशासन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया गया है। और खास बात यह है कि 65 एकड़ में फैला हुआ है। और यहाँ पर जो मूर्तियां बनी है किसकी किसकी, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामाचरण मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। इन तीनों की मूर्तियों की हाइट भी 65 मीटर ही है। ठीक है, 65 फीट है, सॉरी 65 फीट है। ठीक, 65 फीट ऊंची मूर्तियां स्थापित की गई हैं। कलम आकार का संग्रहालय और 1 लाख क्षमता वाला रैली मैदान भी यहाँ पर बनाया गया है। यह स्थल राष्ट्रीय प्रेरणा और सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बनेगा। खास बात यह भी हो जाती है कि 65 एकड़ का जो क्षेत्र है, पहले यहाँ पर कूड़े का पहाड़ था, लैंडफिल था, यहाँ कूड़ा फेंका जाता था, उसको साफ किया गया, वहां पर एक पार्क बनाया गया और जिसका नाम होगा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। चलिए आगे चर्चा करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय जो आगरा में बनेगा। यहाँ पर देखा जाए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आगरा में बनाए जा रहे छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय का उद्घाटन जनवरी 2026 में किया जाएगा। इसमें शिवाजी और औरंगजेब के बीच टक्कर को विभिन्न चरणों में दिखाया गया है। संग्रहालय का मुख्य आकर्षण शिवाजी एंड ग्रेट एपिक गैलरी होगी। यहाँ पर चर्चा करें, इसमें आगरा किले में शिवाजी के पलायन जो था इसको 7D तकनीकी के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ठीक है,
जो डिजिटल, यहाँ पर देखा जाए डिजिटल साउंड, लाइट और विजुअल इफेक्ट्स के जरिए जीवंत रूप से प्रस्तुत किया गया है। साथ ही साथ 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित पायनियर गैलरी जो है, इसमें रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और तात्या टोपे की तस्वीरें भी सम्मिलित की गई हैं। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया जाएगा, ये आगरा में बनेगा। चलिए आगे देखते हैं, भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय। भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय, जैसे आयुर्वेद विश्वविद्यालय के बारे में पूछा था कि यूपीपीसीएस मेंस 2023 में, उसी प्रकार से यहां पर देखा जाए ये सवाल आपके आगामी यूपीपीसीएस मेंस 2025 के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय कहां पर, तो उत्तर प्रदेश अब देश का शैक्षणिक मानचित्र पर एक नया इतिहास रचने जा रहा है। राज्य के गोरखपुर जिले में भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, जो वानिकी, वन्यजीव और पर्यावरणीय विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा को एक नई दिशा प्रदान करेगा। यह पहल पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जाएगा, इसकी स्थापना गोरखपुर में की जाएगी। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें, आईपीएल नीलामी से संबंधित। यहां पर देखा जाए उत्तर प्रदेश के 20 वर्षीय बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर है प्रशांत वीर। प्रशांत वीर का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह नाम याद रखिएगा, यही यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। प्रशांत वीर और राजस्थान के 19 वर्षीय विकेट कीपर है कार्तिक शर्मा, आईपीएल नीलामी में अब तक के सबसे महंगे अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी के रूप में खरीदे जाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, इन दोनों को देखा जाए, यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स ने अबू धाबी में आयोजित आईपीएल 2026 की नीलामी में इन दोनों को 14.2 करोड़ रुपए में खरीदा है। ठीक है, तो ये जो प्रशांत वीर है, इन यूपी के खिलाड़ी हैं। प्रशांत वीर सबसे महंगे अब तक के खरीदे गए अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी हैं, 14.2 करोड़ रुपए में खरीदा गया इनको। चलिए आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो पूर्व डीजीपी हैं प्रशांत कुमार उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज का नया अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। और देखा जाए तो प्रोफेसर कीर्ति पांडे के इस्तीफे के बाद यह स्थान रिक्त हुआ था, जिस रिक्त स्थान पर देखा जाए तो अब पूर्व डीजीपी को अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखें, उत्तर प्रदेश में अनुपूरक बजट 2025-26 पेश किया गया 22 दिसंबर को। यहां पर देखा जाए उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 दिसंबर 2025 को विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान अनुपूरक बजट 2025-26 प्रस्तुत किया। यह बजट वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? सुरेश खन्ना के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस अनुपूरक बजट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, औद्योगिक प्रगति, ऊर्जा, स्वास्थ्य क्षेत्रों पर प्रमुख प्राथमिकता दी है। किस किस क्षेत्र में कितना कितना एलोकेट किया गया उसको भी देख लेते हैं, सवाल यहां से पूछ सकता है। औद्योगिक विकास के लिए 4,874 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ऊर्जा के क्षेत्र में 4,521 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिला बाल विकास के लिए 3,423.80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चिकित्सा क्षेत्र के लिए देखा जाए तो 2,535 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा के लिए 2,639.96 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नगर विकास के लिए 1,758 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों और चीनी उद्योग के समर्थन हेतु गन्ना और चीनी विकास के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर यह अनुपूरक बजट राज्य में आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को मजबूती प्रदान करने पर केंद्रित है। ठीक है, आगे देखें, उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव। अब ये उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है, लेकिन यूपी स्पेशल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये देखा जाए कहाँ की निवासी है, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश की निवासी है। ठीक है, अनुगर्ग उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है इनको। 1 जनवरी 2026 इन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है और 1991 बैच की आईएएस अधिकारी है उड़ीसा कैडर की, साथ ही साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश की निवासी है। इस वजह से पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। केंद्र सरकार ने 3 नई एयरलाइन को मंजूरी प्रदान कर दी है। यहां पर देखें तो केंद्र सरकार ने एविएशन सेक्टर में कंपटीशन बढ़ाने और बड़ी एयरलाइनों पर निर्भरता को कम करने के लिए 3 नई एयरलाइनें शुरू की हैं। तीनों के नाम संघ एयर, अलहिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस है। सरकार ने इन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी प्रदान कर दिया है। यह मंजूरी भारतीय एविएशन सेक्टर में कंपनियों के विकल्पों को बढ़ाने के लिए किया गया है। एयरलाइन 2026 की पहली तिमाही में स्टार्ट हो जाएंगी। यहां पर खास बात यह है कि जो संघ एयरलाइन ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, और अलहिंद एयरलाइन जो है ये केरल का है। यही पॉइंट आपके यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है कि उत्तर प्रदेश का जो संघ एयरलाइन है इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। लखनऊ को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल कर लिया गया। यहाँ पर चर्चा करें, लखनऊ को उसकी प्रसिद्ध अवधी पाक कला और खान पान विरासत के लिए यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में शामिल किया गया है। यह घोषणा 31 अक्टूबर 2025 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को के 43वें महासम्मेलन के दौरान की गई थी।
इस मान्यता के साथ लखनऊ भारत के गौरव को बढ़ाते हुए दुनिया भर के 100 से अधिक देशों के 408 रचनात्मक शहरों की वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा बन गया है। यहाँ पर देखा जाए, यह सम्मान लखनऊ के पारंपरिक अवधी व्यंजनों, खासकर धीमी आंच पर बनने वाले कबाब और समृद्ध खान पान संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाता है। आगे चर्चा करें, यहाँ पर देखा जाए, देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल जलयान वाटर टैक्सी का लोकार्पण किया गया है। ठीक है, तो देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल जलयान का लोकार्पण कहां पर किया गया है? वाराणसी में किया गया है। ठीक है, वाराणसी के नमो घाट पर देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन सेल जलयान का लोकार्पण किया गया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यह जलयान कोचीन शिपयार्ड के द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित है और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित होगा। लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाया हुआ 50 यात्रियों की क्षमता वाला ध्वनि रहित हाइब्रिड इलेक्ट्रिक इंजन से संचालित पर्यावरण अनुकूल जलयान है, जो नमो घाट से रविदास घाट के बीच चलेगा। कहां से कहां? नमो घाट से रविदास घाट के बीच चलेगा। किसके द्वारा बनाया गया है? तो यहां पर देखा जाए, कोच्चि शिपयार्ड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, स्वदेशी तकनीकी से बना हुआ है और यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, माघ मेले का पहला आधिकारिक लोगो जारी कर दिया गया है। प्रयागराज माघ मेला प्राधिकरण जो है, उसके द्वारा माघ मेले का पहला आधिकारिक लोगो जारी किया गया है। लोगो का जो आधार है, ये तीर्थराज प्रयाग संगम की तपोभूमि और ज्योतिषीय गणनाएं यहाँ पर है। इसमें माघ स्नान के महत्व को दर्शाता श्लोक, सूर्य चंद्रमा की 14 कलाएं, अक्षयवट का प्रतीकात्मक चित्रण सम्मिलित है। ये लोगो माघ मेले के धार्मिक, खगोलीय और सांस्कृतिक महत्व को एकीकृत रूप प्रदान करता है। ठीक है, और अपने अंतिम खबर पर चर्चा करें तो रानी हो यानी कि राजकुमारी जो श्री रत्ना है, ये दक्षिण कोरिया की राजकुमारी थी। इनकी 12 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहां पर? अयोध्या में। ठीक है, अयोध्या में 12 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। यहां पर देखा जाए, अयोध्या के सरयू तट पर तुलसीदास घाट के पास रानी हो यानी कि राजकुमारी श्रीरत्ना की 12 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। यहाँ पर चर्चा करें, 21 करोड़ रुपए की लागत से बने क्वीन हो मेमोरियल पार्क और किंग पवेलियन और क्वीन पवेलियन सहित प्रतीकात्मक नाव और गोल्डन एग यहां पर स्थापित किया गया है। खास बात यह हो जाता है, यह स्मारक भारत और दक्षिण कोरिया के लगभग 2000 वर्ष पुराने ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीक भी है। जो दक्षिण कोरिया के साथ भारत का जो सांस्कृतिक संबंध है, उसमें रामचरितमानस रामायण का एक विशिष्ट रोल है और यहाँ पर जो राजकुमारी श्रीरत्ना है यानी राजकुमारी जो हव है, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान था और उसी योगदान को प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर देखा जाए, इनकी 12 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया अयोध्या में। ठीक है, अब यहाँ पर चलते चलते आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और इन सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला सवाल क्या है? यच ऐप किस संस्थान के द्वारा विकसित एक डिजिटल निगरानी प्रणाली है? गृह मंत्रालय के द्वारा, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, या नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा, या नीति आयोग के द्वारा? किसके द्वारा विकसित किया गया? कमेंट में बताइए। दूसरा सवाल यह है कि पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य जो गोंडा में अवस्थित है, इसको किस रूप में घोषित किया गया है? बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में, टाइगर रिजर्व के रूप में, इको सेंसिटिव जोन के रूप में, या कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में? तीसरा सवाल यह है कि भारत में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किस तिथि को किया गया था? 15 अगस्त 2025, 2 अक्टूबर 2025, 25 दिसंबर 2025 या 26 जनवरी 2026? आगे देखें, भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? गोंडा, वाराणसी, गोरखपुर या आगरा? और अंतिम सवाल है कि माघ मेले के पहले आधिकारिक लोगों में निम्न में से क्या शामिल है? अक्षयवट का प्रतीकात्मक चित्रण, टाइगर का चिन्ह, अशोक स्तंभ, या कमल आकार का संग्रहालय? ठीक है, तो इन पांचों सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। और ये वीडियो बहुत लंबा नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के दिसंबर महीने के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे, उनको सबको एक साथ समाहित कर, कंपाइल कर आपको प्रोवाइड किया गया है। इसका पीडीएफ आपको सोमवार को ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। और इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।